नमस्ते दोस्तों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। प्रधानमंत्री मोदी का 3 देशों का दौरा, क्या भारत ने चीन को घेरा? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया 3 देशों का दौरा सिर्फ कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलते हुए शक्ति संतुलन का बड़ा संकेत माना जा रहा है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इस यात्रा पर चीन की खास नजर है, क्योंकि इन तीनों देशों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे बीजिंग रणनीतिक चिंताओं से जुड़े हैं। इनमें समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन, रियर अर्थ मिनरल्स, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय संतुलन जैसे अहम विषय शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के प्रमुख रियर अर्थ संसाधन उत्पादकों में शामिल है। यह वही खनिज है जो आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर और रक्षा उपकरणों के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। दूसरी ओर इंडोनेशिया हिंद प्रशांत के समुद्री मार्गों और सामरिक जल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं न्यूजीलैंड के साथ बढ़ते संबंध भी क्षेत्रीय साझेदारी का नया आयाम है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इन देशों के साथ आर्थिक, तकनीक और रक्षा सहयोग को मजबूत कर सप्लाई चेन में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। हमारे साथ सुरेश गोयल जी जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों का दौरा, अगर आप इसको संयोग कहें, प्रयोग कहें, आपकी भाषा में मैं इसे क्या कहूं? और सबसे महत्वपूर्ण सर ये सवाल कि इन 3 देशों के दौरे से भारत को मिलेगा क्या, आम भारतीय को मिलेगा क्या? सुरेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फोन अपना अनम्यूट करिएगा। जी, अब ठीक है। बिल्कुल ठीक। हाँ, देखिए, पहली बात तो अगर इन तीनों देशों में जो यात्रा करी है प्रधानमंत्री ने, अगर हम उनको बायलैटरल एक दृष्टि से देखें तो तीनों ही जो संबंध हैं उनका अपना महत्व है, अलग अलग महत्व है, लेकिन बहुत ज़्यादा है महत्व। जैसे इंडोनेशिया के बारे में अगर कहा जाए तो वहाँ पर जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके बारे में, एग्रीकल्चरल सप्लाईज, पाम ऑयल का काफ़ी इंपोर्ट होता है। हमारी जो कोऑपरेशन है उनसे, डिफेंस कोऑपरेशन, सबांग एयरपोर्ट की बात करें या अगर हम मैरीटाइम एरिया मलक्का स्ट्रेट्स की बात करें, तो सामरिक दृष्टि से और वैसे बायलैटरल संबंधों की दृष्टि से इंडोनेशिया काफ़ी महत्वपूर्ण देश रहा है। सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से हमारे संबंध आ, थोड़े नए हैं। जैसे कि इंडोनेशिया से तो काफी सदियों से रहे हैं ये। हम बोलते हैं कि साझा विरासत है या कॉमन हेरिटेज है। दोनों ही एक दूसरे की जो दृष्टिकोण है सांस्कृतिक दृष्टि से समान है, तो डेमोक्रेटिक है। तो इंडोनेशिया से संबंध बहुत पुराने हैं। ऑस्ट्रेलिया एक थोड़े से नए हैं, नया देश है अब वहाँ पर। लेकिन पिछले 4-5 दशक में जिस तेजी से ये हमारे संबंध बढ़े हैं, ये वो रिमार्केबल है काफी। चाहे एजुकेशन की बात कर लें, तो इसी तरह से न्यूजीलैंड की 40 साल से कोई गया नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है पैसिफिक में ही। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं सामरिक दृष्टि से तीनों देशों को इकट्ठा करके देखूं, तो हमारा फोकस ये है कि इंडो पैसिफिक में एक जो थोड़ी सी उथल पुथल हुई है, डिसरप्शन हुआ है, काफी सारे उसके की वजह है। तो जो उथल पुथल हुई है इंडो पैसिफिक में, उसके लिए हमको अपनी एक रणनीति बनानी जरूरी थी। और ये तीनों ही देश हमारी उस रणनीति का बहुत अहम हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया क्वाड में भी है अभी। आ, इसके अलावा पैसिफिक में काफी बड़ा रोल इसका अदा होता है ये। क्रिटिकल मिनरल्स में यूरेनियम के लिए न्यूजीलैंड अभी पैसिफिक में है ये। तो पैसिफिक में जो हमको अपनी एक रणनीति, हमको अपनी सिक्योरिटी, खास तौर पर ये देखते हुए कि इस जगह पर यूएस से चाइना दोनों का दबाव है। यूएसए की अपना एक दृष्टिकोण है, चीन आगे बढ़ रहा है। हमको उस दृष्टि से देखते हुए कि अगर
एक जो अपनी सिक्योरिटी देखते हुए जो कदम उठाने चाहिए, मैं तीनों देशों के संबंध उस दृष्टि से भी देखूंगा। जी। सुरेश सर, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी भी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। तीन थैंक यू देशों बाबू। के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सुरेश जी ने बहुत विस्तार से समझाई ये तीनों देश क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और इनकी भौगोलिक जो स्थिरता है वो भारत के लिए कैसे मजबूती प्रदान कर सकती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इन तीन देशों में अगर एक देश की मैं बात करूं तो वो सबसे अहम देश कौन है जिसके साथ भारत की दोस्ती और आने वाले वक्त में मजबूत होनी चाहिए, अगर हम कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और मजबूत होना चाहते हैं, चीन को घेरना चाहते हैं? सुधाकर जी। सब वैभव, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। और मेरे डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट, जो एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं, उनको शुभकामनाएं। और आपने जो सवाल पूछा, सवाल का आखिरी हिस्सा को मैं पकड़ के जवाब देना चाहता हूं। जी। मेरे विचार के मुताबिक इंडोनेशिया प्रायोरिटी 1 लेता है। अगर तीनों में से एक देश को आप जानना चाहते हैं जिससे हिंदुस्तान को मजबूती मिल सकता है, और क्योंकि अगर आप इंडो पैसिफिक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो इंडो पैसिफिक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आसियान। और आसियान में अगर देखेंगे, गहराई में स्टडी करेंगे, तो इंडोनेशिया का जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऐसा जगह पे, ऐसा उसका ज्योग्राफी है, 17,000 आइलैंड या ज़्यादा हैं। करीब करीब 3-4 हज़ार किलोमीटर नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट वेस्ट फैला हुआ है उसका। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये जो मलाक्का स्ट्रेट है, जो नीचे की तरह इंडोनेशिया, ऊपर की तरह वो मलेशिया आ जाता है। जी। तो ये जो 900 किलोमीटर का एक स्ट्रेट है, ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि दुश्मन का जो एनर्जी सिक्योरिटी है, इसी के बीच में से करीब करीब 83%, ओपन सोर्स में 80%, बट मेरा रिसर्च और स्टडी कहता है 83.7% का करीब उनका ऑयल अलग अलग जगह, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कुछ हद तक कनाडा, यहाँ से इंपोर्ट होते हैं। तो इसके ऊपर आप अपना प्रेजेंस और डोमिनेंस रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा अंडमान निकोबार आइलैंड, अगर आप इंदिरा पॉइंट से लेते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे सुमात्रा का एक छोटा जगह है, एस बोलते हैं उसका, आइलैंड का नाम है सबांग आइलैंड। ये सवांग आइलैंड के बारे में जो चर्चा हुआ है, ये 6 डिग्री चैनल को डोमिनेट करते हैं दोनों शोल्डर से। एक दक्षिण की तरफ जो कि सवांग आइलैंड इंडोनेशिया में है, और हमारा उत्तर की तरफ जो इंदिरा पॉइंट है, जो हम ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में बताते हैं, बीच में से एक चैनल गुजरती है, उसको कहते हैं 6 डिग्री चैनल। इसका गहराई करीब करीब 4,000 मीटर से ज्यादा है। और करीब 60 to 70% जो ग्लोबल ट्रेड, जो कार्गो, ऑयल, कंटेनर्स, इसी के जरिए से गुजरते हैं, क्योंकि उसका डेप्थ ज्यादा है, नैरो नहीं है। सबांग और हमारा ग्रेट निकोबार के बीच में 160 किलोमीटर्स का फासला है। और इसको अगर आप 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान निकोबार के बीच में से गुजरता है, वो काफी चौड़ाई कम है, डेप्थ भी कम है कंपैरेटिवली। तो इसीलिए मलाक्का स्ट्रेट का जो मुंह के पास ये जगह, ये बहुत डोमिनेशन देता है और हिंदुस्तान को डिफेंस पोटेंशियल देता है। चाहे आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, या सेंट्रलिटी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो इसलिए इंडोनेशिया बहुत मात्रा में, मेरे विचार के मुताबिक, ये बहुत पहले, ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। 287 मिलियन पॉपुलेशन है, ये थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इसको कहते हैं। चाइना, इंडिया, चाइना और यूएस का जो 350 मिलियन के बाद, ये शायद ये फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री होगा पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और लेकिन एक चीज आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इंडोनेशिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के दिन में हिंदुस्तान के लिए, कि निकल एक ऐसा क्रिटिकल मिनरल है जो हर कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, या आप कोई फ्लेयर्स, इंफ्रारेड फ्लेयर्स की बात करते हैं, 5G की बात करते हैं, या 6G की बात करते हैं, स्टील की प्रोडक्शन की बात करते हैं, या कोई भी चीज, निकल, कॉपर, टिन, ये बहुत मात्रा में टिन, इस क्वालिटी का टिन मिलता है आपको वहां पे कोंगो में। अगर आप रवांडा की तरफ जाते हैं जहां पे लड़ाई चल रही है, ये बहुत एक्सक्लूसिव क्वालिटी टिन होता है। तो इनके साथ जब आप कोलैबोरेट करते हैं, ये रेयर अर्थ एलिमेंट जो हिंदुस्तान में कम है, और जो क्रिटिकल मिनरल से ये बहुत मात्रा में मिलेगा। लेकिन दूसरा सवाल, दूसरा पहलू जो आप पूछ रहे हैं, मैं ये कहूंगा ऑस्ट्रेलिया एक रिजर्वर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट है। पूरा विश्व में
पूरा अगर कॉम्पिटिटिव ये में नहीं है तो मैं कहूंगा ये दूसरे नंबर पर आता है लिथियम डिपॉजिट। और उनका जो प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन, चाइना इज द ओनली कंट्री जो कि हार्ड एंड सॉफ्ट वैरायटी का जो रेयर अर्थ एलिमेंट का और उसका जो ग्राफाइट का जो प्रोसेसिंग है इसकी काबिलियत है। सुधाकर जी, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दो देश मैं एक हैं। आंकड़ा पढ़ रहा था कि भारत रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो चीन से तकरीबन 90% तक आयात करता है। इतनी बड़ी मात्रा में अगर आप चीन पर निर्भर हैं रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, तो चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। ये सवाल मैं लेकर लौटूंगा, लेकिन एक बार मैं सुरेश जी के पास चलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे भारत के गांव में, गलियों में, पगडंडियों में जो इस वक्त इंडिया न्यूज के दर्शक मौजूद होंगे, टीवी देख रहे होंगे, उनके घर में भी रेयर अर्थ मिनरल से बनी तमाम चीजें इस वक्त मौजूद होंगी, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है कि रेयर अर्थ मिनरल है क्या। तो एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि इसका किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है, कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, और भारत कितनी मजबूती से इसकी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया कि हम अभी तकरीबन 90% हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिनको आप रेयर अर्थ बोल रहे हैं, ये कि हम चीन से आयात करते हैं। और ये इसका जो इस्तेमाल है वो तो आजकल आप छोटी से छोटी चीज ले लीजिए जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं पाते हैं। घड़ी में आपके जो बैटरीज पड़ी होती हैं, छोटी बैटरी जी जिनको सेल बोलते हैं आप, या बटन बैटरी बोलते हैं, या आप कंप्यूटर में जो आपके सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनकी बात कर लीजिए, या स्टोरेज बैटरीज की बात कर लीजिए। आजकल बिना ये इन सब में लिथियम इस्तेमाल होता है ज्यादातर, लिथियम की बैटरीज होती हैं। इसके अलावा काफी सारे जो क्रिटिकल मिनरल जैसे निकल होता है, ये जो है सेमीकंडक्टर्स में काम में आता है, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स उनमें काम में आता है। हमें पता भी नहीं होता है कि इसमें क्रिटिकल मिनरल हैं। इसी को देखते हुए दो सोर्सेज होते हैं क्रिटिकल मिनरल के। एक तो जो ओरिजिनली आपने रॉ मटेरियल लिया, डिग इट आउट फ्रॉम द अर्थ, और उसको प्रोसेस कीजिए आप ये, लेकिन प्रोसेस करना जरूरी होता है जिसको यूज करने से पहले। या जो आपके पुराने बैटरीज वगैरह हैं जिनमें कि ये रेयर अर्थ होता है, जैसे लिथियम होता है, तो आप उनको फेंकने की बजाय उनको स्टोर करके उनसे एक्सट्रैक्शन करते हैं लिथियम से। तो आजकल काफी सारे देशों में जब देखा है कि चीन इसका लीवरेज इस्तेमाल कर रहा है, ये रास्ता भी इख्तियार करने का सोच रहे हैं। एक चीज मैं कहूंगा, देखिए यहाँ पर कि चीन के ऊपर अगर हमारी इतनी डिपेंडेंस है कि 90% हम मिनरल वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इसकी वजह से ये नहीं है कि चीन में ये पैदा होते हैं या चीन में इनका खनन किया जाता है। चीन भी रॉ मटेरियल काफी मात्रा में अफ्रीका से मंगाता है जी। लेकिन चीन ने पिछले दशक में, चीन में जो एक प्रोसेसिंग क्षमता हासिल कर ली है धीरे धीरे करके, उनका विजन लंबा था। उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में इनकी जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने इतनी क्षमता हासिल कर ली है कि जो प्रोसेस्ड मिनरल है अब, ये जो लिथियम और निकल है, ये वहां और कहीं सोर्स कहीं से मिल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हमको अपने देश में ये क्षमता हासिल करनी है तो समय लगेगा। अब हम वो क्षमता हम अपने देश में बनाना चाहते हैं। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो निकल लेंगे, अपने देश में प्रोसेसिंग करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से क्रिटिकल मिनरल लेंगे, जोन प्रोडक्शन होगा, प्रोसेसिंग करेंगे, ताकि एक डिपेंडेबिलिटी ना हो जाए कि हमको बाद में कहीं से भी ये लगे कि अगर नहीं मिला तो क्या होगा। ये बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया, समझाया कि रेयर अर्थ मिनरल्स आखिर हैं क्या, और आम आदमी, आम भारतीय के इस्तेमाल में जो चीजें आती हैं और हमको और आपको जानकारी भी नहीं है। सुधाकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इन 3 देशों का मैंने जिक्र किया, एक का इंडिविजुअल मैंने आपसे पूछ लिया, लेकिन इन तीनों देशों को अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो ये तीनों देश, इन तीनों देशों से मजबूती, इन तीनों देशों से दोस्ती भारत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है? ये देखिए वैभव, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और है। सर, गिव एंड टेक वाली चीजें रहती हैं, तो इन देशों को भारत से भी क्या फायदा, ये भी समझाइएगा। ओके, देखिए, सबसे पहले हमारे देशवासियों को ये समझना पड़ेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक एक गंभीर चीज का कदम उठाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री साहब जो कदम उठा रहे हैं, ये देश को तैयारी कर रहे हैं 2047 तक एक ग्लोबल पार्क बनने के लिए।
तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाना निहाती जरूरी है। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो डिफाइन करते हैं भारत का, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक आता है पेपर, वो कहते हैं कि पर्शियन गल्फ टू मलाक्का स्ट्रेट। अभी समय आ गया है, हमें थोड़ा सा झिझक के इसके बाहर निकलना पड़ेगा, पर्शियन गल्फ से मेडिटेरेनियन की तरफ, और ये जो है मलाक्का स्ट्रेट से आगे की तरफ और बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन शायद लोगों को बहुत कम समझ में आता है। उसको अगर आप यूनाइटेड नेशन की जो इसको डील करते हैं उनके डेफिनेशन के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट कोस्ट से लेके अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट तक, ये करीब करीब 9,000 किलोमीटर नॉर्थ साउथ, और सॉरी 12,000 किलोमीटर नॉर्थ साउथ, और 9 से 10,000 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट का ये उसका लंबाई और चौड़ाई है। तो इसके अलावा आप जो सवाल कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बारे में मैंने वाकया कर दिया है, हिंदुस्तान को क्या क्या फायदा हो सकता है। ये इंडियन कल्चर यहाँ पे डीपली एंट्रेंच्ड है, ये है मुस्लिम्स, लेकिन सब के सब हिंदू रिलीजियन और उसका जो आस्था को ये बिल्कुल एकदम कदर करते हैं। ये इनका बाली में जाएंगे, बाली एक ऐसा जगह है, सुबह उठते ही मुस्लिम डोमिनेटेड है, लेकिन वहां पे गायत्री मंत्र की और रिसिटेशन। सुधाकर जी, जिस अम्मानन मंदिर में प्रधानमंत्री ने कल विजिट किया, उसकी तस्वीर शायद मैंने पहली बार देखी थी, और कितना शानदार कल्चर, भारत का कितना पुराना कल्चर और कितनी दूर दूर तक फैला है, ये मुझे कल इस बात की जानकारी लगी। ये देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चोला डायनेस्टी की तरफ आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे, इसकी जो फैलाव था, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, इंडोनेशिया नहीं, उसके आगे वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। मैं तो ये कह के भी शायद हमारे व्यूअर्स को सुन के हैरान हो जाएंगे, एम्बेसडर साहब विल बे मी आउट, और चाइना में रहे हैं। चाइना के अंदर 232 से ज्यादा शिवलिंग का मंदिर है, यह अभी तक प्रकाश नहीं पा रहा है, ये मीडिया में आया नहीं अभी तक। ठीक है ना, सो वहां तक हमारा पहुंच था। सो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बात आपने जिक्र किया है बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है, बहुत जल्दी कंप्लीट कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया से फायदा यही है कि हमारा ये एक क्वाड का मेंबर है, इसके साथ जोड़ के रहने से मैं सिर्फ मिलिट्री नॉलेज से देख रहा हूं, इनका शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी बहुत आगे है, इसका फायदा लेना हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यही वजह सुधाकर साहब की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 देशों को चुना अपने दौरे के लिए। जिस दौरे को आप संयोग न कहें, एक ऐसा प्रयोग कहें जिस प्रयोग के चलते आने वाले वक्त में भारत मजबूत होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज के जरिए अपनी बात को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।